नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं नीरज कुमार आप लोग को इस 10th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर के पहला पार्ट यूरोप के राष्ट्रवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है। इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान है, तो उत्तर आइए देखते हैं। उत्तर इसका है, मेजनी दार्शनिक, साहित्यकार, राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और कार्यकुशल सेनापति था। क्या था? कार्यकुशल सेनापति था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी सदस्यता ग्रहण की थी। मेटरनिक युग के पतन के बाद इटली में मेजनी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों को प्रचार के लिए 1831 ईस्वी में मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की। इसका मुख्य सदस्य उसने युवाओं को बनाया। किसको बनाया? युवाओं को बनाया। किससे बनाया? युवाओं को बनाया। यंग इटली एकमात्र उद्देश्य इटली के एकीकरण का प्रभाव से मुक्त कर इटली का एकीकरण करना था। यंग इटली का एकमात्र उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कर उसका एकीकरण करना। उसने जनता जनार्दन तथा इटली का नारा बुलंद कर दिया। उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजनी का निर्वासित होकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहाँ से उसने अपनी रचनाओं द्वारा इटली स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित करना चाहा। मेजनी का इटली का एकीकरण को पैगंबर कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन में, इसे इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? आइए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांसारिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। क्या है? व्याप्त एक भावना है जो उसमें परस्पर प्रेम और एकता की भावना को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के प्रति प्रेम और एकता के भाव को प्रकट करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेटरनिक क्या है? मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक है कौन? था कौन? मेटरनिक के चांसलर, मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिक युग कहा जाता है। मतलब 1815 से 1848 तक के समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांतिकारी का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु था। क्या था? कट्टर शत्रु था तथा क्रांतिकारी विरोधी भावनाओं का समर्थक भी था। वह राजा के दैवी अधिकार पर विश्वास रखता। किस पे? राजा के दैविक अधिकार पर विश्वास रखता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेजनी कौन था? मेजनी
कौन था? मेजनी इटली के राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य था। क्या था? कार्बोनारी। पूछता है क्वेश्चन कार्बोनारी क्या है, तो कार्बोनारी एक गुप्त दल होता है। अगले क्वेश्चन इस अगले चलते आगे अगर चलते हैं, वह सेनापति होने के साथ साथ गणतंत्री विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था और 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। प्रयास किया किंतु असफल रहा और उसे इटली से पलायन करना पड़ा और उसे असफल हो गया तो इटली से जाना पड़ा। और 1845 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली जाकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। आगे की ओर चलते हैं। लौह एवं रक्त की नीति क्या है? क्वेश्चन पीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति क्या है? तो लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? पूछता है रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से जर्मनी का एकीकरण करना था। क्या करना था? जर्मनी का एकीकरण करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय इतिहास में घेटों का अर्थ क्या है? जो यूरोपीय इतिहास है, घेटों का अर्थ क्या होता है? घेटो शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था। किसके लिए? घेटो शब्द का व्यापार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहर में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया था, परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति या सामान्य पहचान वाले लोगों के साथ रहने वाले स्थान की इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र भौगोलिक व्यक्ति कह रहा है कि नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था और नेपोलियन ने अनजाने में इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया और दोनों राज्यों को एक संगठित राजनीतिक रूप से प्रयास रूप देने का कोशिश किया। राजनीतिक रूप से एक रूप देने की कोशिश किया और दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और नेपोलियन ने समानता, भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण किया और इन देशों का निर्माण कर दिया। इस दृष्टि से हम नेपोलियन को क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। पूछता है क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। और जिसने यूरोपीय इतिहास के दो राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा की। यही था यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट की इसी तरह सहायता किया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो शीत युद्ध है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से
युद्ध होकर वाकद्वंद द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध भी हो सकता है। प्रत्यक्ष युद्ध भी हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुआ। उस युद्ध को ही शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब जैसे अमेरिका और साम्यवादी राष्ट्रों ने, जो अमेरिका था पूंजीवादी राष्ट्र था और जो रूस था साम्यवादी राष्ट्र था, इन दोनों के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध होने, जो युद्ध था एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए युद्ध किए, इसी युद्ध को शीत युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका कहना था कि जो जुलाई के 1830 की जुलाई क्रांति थी, उस पर फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? कह रहे हैं कि चार्ल्स दशम, उत्तर है चार्ल्स दशम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया और बुर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लेans वंश की सत्ता सौंपी गई। इस वंश के शासक ने उदारवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की, अतः इन्हें तरजीह दिया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, इसको देखेंगे एक बार। जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। क्या क्या बाधाएं थी? तो जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। दूसरा है इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। अगला है राष्ट्रवाद की भावना को अभाव। अगला है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और पांचवा है मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी। यही बाधा था। पहला बाधा ये था कि वो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। दूसरा ये था कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। तीसरा यह था कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा ये था कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। और पांचवा ये था मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति।